Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science worksheet number 36। ये आपकी 5th of October 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करेंगे। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स क्रॉपिंग सीजन, फसल ऋतुएं, कौन सी ऋतु कब आती है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया, टी, कॉफ़ी एंड जूट। उनके लिए किस टाइप की ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए, कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट या लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इन 3 क्रॉप्स में, ये सब कुछ भी हम इसी वर्कशीट में समझेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होती है। ये तो सबको पता है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खेती बाड़ी, सबको पता है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, सो एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कीपिंग एनिमल्स एंड ग्रोविंग क्रॉप्स। हिंदी में कहें तो ये पौध पालन और पशुपालन का विज्ञान अथवा कला है। यानी कि इसमें पौध पालन भी किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। इसको आप साइंस भी कह सकते हो, इसको आप आर्ट्स भी कह सकते हो। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, यानी कि कृषि प्रधान देश है। एंड 60% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अपने पेट भरने के लिए, अपने लिविंग के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी इकोनॉमी की भी बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है। जिस वर्ष किसी भी कारण से, चाहे वो फ्लड हो, ड्रोट हो या वेदर कंडीशन हो, अगर प्रोडक्शन कम रह जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, त्योहार उस साल फीके रह जाते हैं, बाजार की रौनक गायब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जिस देश की 60% पॉपुलेशन की जेब खाली हो तो बाजार से रौनक तो गायब होनी है। इसलिए जिस वर्ष हमारी फसलें अच्छी होती है, सब कुछ ओके रहता है, उस वर्ष हमारे देश में खुशियाँ ज़्यादा रहती है, बाजार में रौनक ज़्यादा रहती है, सब कुछ हमें लगता है कि फेस्टिविटीज़ पूरे साल चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि बात करेंगे हम क्रॉपिंग सीजन की। तो इससे पहले का जो पार्ट था कि एग्रीकल्चर क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ओके, वो सब कुछ हम उससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अबाउट द फ्यू क्रॉप्स इन द वर्कशीट नंबर 9, 10 एंड 11। 9, 10 और 11 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की भी बात की थी। हम डिस्कस कर चुके हैं राइस को, हम डिस्कस कर चुके हैं वीट को, हम डिस्कस कर चुके हैं कॉटन को एंड शुगर केन को। इन सब की हम बात पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा उन वर्कशीट को तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। 10 to 15 मिनट्स की वर्कशीट है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न एंड सम अदर क्रॉप्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसलों की ऋतुएं। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये फसलों की ऋतुएं होती हैं, या इसको आप बोल सकते हैं क्रॉपिंग सीजन। सो देर आर द 3 मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। मेन क्या भाई, 3 ही होते हैं। फर्स्ट वन इज द रबी, सेकंड वन इज द खरीफ एंड थर्ड वन इज द जायद, या इसको आप जैद भी बोल सकते हो। ठीक, फर्स्ट वन है रबी क्रॉप्स। जो रबी सीजन है, इसकी जो सोविंग मंथ्स होते हैं, यानी कि फसलों की बुआई कब होती है, वो होती है अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मेनली अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, कभी कभी अगर थोड़ा सा लेट हो तो दिसंबर तक चली जाती है। सो रबी इज द फर्स्ट क्रॉपिंग सीजन। इसको आप विंटर सीजन कह सकते हो। कौन से वाला? विंटर वाला, सर्दियों वाला। ठीक, फसलों की जो बुआई होती है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में होती है। और जो हार्वेस्टिंग मंथ्स होते हैं वो होते हैं आपके मार्च और अप्रैल। यहाँ पे इन्होंने दिया मार्च टू जून। ऐसा कोई भी फसल नहीं है जो कि जून में कटाई होती होगी। अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, तो मेनली जो क्रॉप्स है उनकी कटाई हो जाती है मार्च में, कुछ रह जाती है जैसे कि वीट, तो उसकी अप्रैल में होती है। तो आप लिखोगे हार्वेस्टिंग मंथ्स है वो मई एंड अप्रैल रहेंगे। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो वीट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, देन बार्ले जो होता है, उसके बाद है पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये इस रबी सीजन की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, रबी सीजन जो कि विंटर सीजन है, सर्दियों की ऋतु है। तो इसको आसानी से समझने के लिए कि मंथ्स वगैरह अगर कंफ्यूज हो तो आप कर सकते हो। जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो 2 मंथ ले लीजिए, वो मंथ्स इसके हो जाएंगे सोविंग मंथ्स। और जब सर्दियाँ गायब होती है तो जो लास्ट के 2 मंथ्स है वो हो जाएंगे इसके हार्वेस्टिंग मंथ्स। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो आपकी याद रखनी पड़ेगी। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। वीट मतलब गेहूं हो गया, बार्ले मतलब जौ हो गया, पीस मतलब मटर हो गया, ग्राम चना हो गया और मस्टर्ड हो गया आपकी सरसों। क्लियर? अब हम बात करें खरीफ क्रॉप्स की। तो खरीफ ये है आपका समर सीजन, गर्मियों वाला सीजन जो अब चल रहा है। ठीक, समर सीजन। इसकी जो सोविंग मंथ्स है वो हैं जुलाई अगस्त लिखा, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है। इसके सोविंग मंथ्स होते हैं मई, जून एंड जुलाई। मई में भी बुआई शुरू हो जाती है, यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे, मई, जून और जुलाई, ये इसके सोविंग मंथ्स रहेंगे। जैसे कि कॉटन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इस
खरीफ सीजन की, तो उसकी बुआई मई में ही हो जाती है। कभी बार तो वो अप्रैल में भी कर दी जाती है, अप्रैल एंड में भी हो जाती है। तो इसलिए अगर जुलाई में तो बुआई होती नहीं। ऐसे ही जो राइस की बात करें तो वो जून या जुलाई में लगा दिया जाता है, अगस्त तक तो कहीं किसी पार्ट में ही जाता है, बाकी जाता है नहीं। ऐसे ही जो ज्वार है, बाजरा है, तो उनकी बुआई भी जून एंड या जुलाई में हो जाती है, अगस्त में नहीं होती। तो इसलिए यहाँ से आप करेक्ट कर लोगे कि खरीफ क्रॉप सीजन इज द समर सीजन एंड सोविंग मंथ्स आर मई, जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टिंग मंथ्स आर सितंबर, अक्टूबर। कई बार नवंबर तक चला जाता है, कई बार क्या कॉटन क्रॉप था तो वो नवंबर तक ही जाएगी। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये इसके हार्वेस्टिंग मंथ्स आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें, पेडी यानी कि राइस हो गया, आपका चावल हो गया, देन मेज मक्का हो गया, जवार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, ये करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो है पेडी, मेज, जवार, बाजरा, कॉटन एंड जूट। कॉटन को छोड़ ही दिया यहाँ पे, कॉटन एंड जूट, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स रहेगी यहाँ पर। उसके बाद थर्ड जो है, उसके बाद मैं एक आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि याद कैसे रखोगे, इनको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद थर्ड है दैट इज द जायद, इसको आप जैद भी बोल सकते हो, जैद सीजन और द जायद सीजन। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है, रबी और खरीफ के बीच में। जैसे रबी की फसलों की कटाई होगी मार्च में, मिड मार्च तक हो जाती है कुछ फसलों की कटाई, ठीक। तो मिड मार्च से लेकर के मार्च 15 से लेकर के मई एंड तक, ठीक, मई एंड तक का जो सीजन है, ये 2 मंथ्स का छोटा सा सीजन है, उसको बोलते हैं जैद या फिर जायद सीजन, ठीक। इसमें मुख्य तौर पे जो फसलों की बुआई होती है वो होती है वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, खरबूजा हो गया, कुकुम्बर हो गया, ऐसे ही जो चिलीज, मिर्च हो गई, चारे वाली फसलें होगी, ओके, फॉडर क्रॉप्स हो गई या वेजिटेबल्स होगी, तो वो सब कुछ इसमें उगाई जाती है। क्योंकि मेन ये सीजन है, सिर्फ छोटा सा सीजन होता है, ये सब कुछ यहाँ पर होता है जैद सीजन में। तो 3 ऋतुएं होगी, रबी मतलब आपकी विंटर सीजन, खरीफ मतलब आपका समर सीजन, और ये हो गया जैद मतलब आपका हो गया सबसे छोटा सीजन, जो रबी और किसके बीच में, ये खरीफ के बीच में, ठीक। अब इसमें याद रखने का तरीका ये कि कैसे कौन से वाला विंटर है कौन सा खरीफ का। एक तो ये कि जो रबी है, जो हमारी सर्दियां होती है वो छोटी होती है ना, ज़्यादा लंबी नहीं खींचती, गर्मियां लंबी होती है, सर्दियां छोटी होती है, आती है और उसके बाद फुर करके उड़ जाती है। तो वो छोटे वाला जो नाम है वो रहेगा आपका विंटर सीजन। तुकबंदी करनी है, अपने को याद रखना है। खरीफ है क्योंकि गर्मियां थोड़ी लंबी खींचती है, तो ये आपका गर्मियों वाला सीजन रहेगा। एक तरीका तो ये कि इससे तुकबंदी कर सकते हो। दूसरे है कि इनकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को कैसे याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है, क्योंकि ये आपके लिए टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें हिंदी में खरीफ को हम लिख के देखते हैं खरीफ, ओके, और इसको लिख करके देखते हैं रबी। ये हो गया आपका खरीफ और ये हो गया आपका रबी सीजन। रबी एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये रबी और ये आपका हो गया खरीफ। अब इसमें क्या है कि याद रखने का तरीका है कि कौन सी फसल कौन सी होती है, तो थोड़ा सा तुकबंदी कर पाओगे। खरीफ, 3 इसमें वर्ण आ गए ना, 3 है। तो इसकी जो खरीफ की मुख्य फसलें उसको हिंदी में नाम है वो भी इतना ही है, जैसे चावल जिसको आप पेडी या राइस बोल सकते हो, कपास जिसको आप कॉटन बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक। ऐसे बाजरा, क्लियर, बाजरा, ऐसे ही आपका हो गया जवार, ओके। तो ये इनके नाम है वो इसी के अकॉर्डिंग है, तो मैच करते हैं। या फिर इन 3 अक्षरों से भी ज़्यादा बड़े होंगे, जैसे मूंगफली होगी, ग्राउंडनट हो गया, ओके, पटसन हो गया जिसको हम इंग्लिश में जूट कहेंगे। तो ये जो जितने बड़े नाम वाली फसलें वो खरीफ की फसलें। रबी की बात करें तो रबी में 2 अक्षर होते हैं, तो इसकी जो मेन क्रॉप है, 2 मेन क्रॉप होती है। एक तो होता है हिंदी में गेहूं बोलेंगे जिसको इंग्लिश में आप वीट बोलोगे, ओके, और हिंदी में आप बोलते हो चना, तो उसमें भी 2 ही अक्षर होंगे, 2 ही वर्ण होंगे। तो ऐसे आप तुकबंदी कर सकते हो, हिंदी वालों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो आप ऐसे ही हिंदी में इसको कर सकते हो कि कौन सी क्रॉप्स हैं वो कौन सी ऋतु में होती है, और ऐसे इंग्लिश के वर्ड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि रबी इज ए विंटर क्रॉप एंड खरीफ क्योंकि लेंथी है, तो हमारी जो समर थोड़ा सा लेंथी होती है ऋतु, तो वो आपकी हो जाएगी खरीफ क्रॉप्स। तो ये होगी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न या फिर क्रॉपिंग सीजन या फिर फसल ऋतुएं। अब हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, टी, कॉफ़ी एंड जूट। यहाँ पे कंटेंट है वो ज़्यादा मज़ेदार तरीके से नहीं दिया, क्योंकि हमारे लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम टी की बात करेंगे। तो टी क्या है, टी इज एन प्लांटेशन फार्मिंग है, प्लांटेशन क्रॉप है, ये बागानी फसल है। लंबे चौड़े खेत होते हैं 100 एकड़ के आसपास, 100 हेक्टेयर के आसपास, उसमें सिंगल क्रॉप को लगाया जाता है। तो ये टी क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है, ओके। और टी क्या है, एक बेवरेज क्रॉप है, पेय फसल है ना, पीने के काम आती है। तो ये क्या है, इट इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप एंड इट इज़ ए बेवरेज क्रॉप है। उसके बाद इसके टी की बताएं तो ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से मजा आए पढ़ने में। एक झाड़ी होती है इसकी,
ठीक। और झाड़ी को अगर एक बार लगा दिया जाए तो उसके बाद वो 25 to 30 ईयर्स तक अपनी प्रोडक्शन देती रहती है, यानी कि फसलें उसकी होता रहता है। तो उसकी फसलें क्या होता है भाई, पत्ते ही होते हैं, पत्ते जितने तोड़ते रहेंगे, और पत्ते को तोड़ा, उसको छाँव में सुखाया, प्रोसेसिंग की और बन गए आपके टी लीव्स। ओके, तो ये एक झाड़ी वाला पौधा होता है, एक बार लगा दिया 25 to 30 ईयर्स तक ये प्रोडक्शन देता रहेगा। इसकी पत्तियां होती है जिनको तोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, टी लीव्स बन जाते हैं। इंडिया के लिए चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% जो इंडियंस हैं उनकी आंखें ही नहीं खुलती जब तक वो मॉर्निंग में चाय ना मिले उनको। अब आंखें क्यों नहीं खुलती, मतलब ऐसा क्या होता है चाय में जो एक एलिमेंट होता है थीन, क्या होता है, थीन एलिमेंट होता है, जिसके कारण चाय पीने से हल्का सा हम एनर्जेटिक फील करते हैं। ओके, तो ये टी के साथ होता है। अब हम बात करें इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन की। अगर आपको क्वेश्चन जैसे नोट्स तैयार करने हो, सबसे पहले आप लिखोगे इट इज़ एन प्लांटेशन फार्मिंग। ओके, प्लांटेशन क्रॉप है ये। सेकंड, इट इज़ ए बेवरेज क्रॉप। उसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर क्रॉप रहती है। तो इसके लिए 10 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो आइडियल रहता है, यानी कि इसके बीच में टेम्परेचर हो तो बेस्ट रहेगा। कम रहेगा तो भी गड़बड़ है, और ज़्यादा जाएगा तो भी गड़बड़ है। बात करें इसके लिए रेनफॉल की, तो इट नीड्स 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल है, वो इसके लिए आइडियल होती है। उससे अगर ज़्यादा हो तो भी अच्छा है, थोड़ी ज़्यादा हो तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद बात करें इसके लिए सॉइल की, तो सॉइल इसके लिए लेटराइट सॉइल बेस्ट होती है। कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल, जिसकी बात आप फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, वो इसके लिए बेस्ट सॉइल होती है। बात करें इसके लिए कि लैंड कैसी होनी चाहिए, वो स्लोपी होनी चाहिए। स्लोपी मतलब ढाल वाली होनी चाहिए। ढाल वाली ज़मीन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसकी जड़ों में अगर पानी खड़ा रह जाए तो इसकी जड़ें वो गल जाती है, झाड़ी नष्ट हो जाती है, इसलिए हमेशा ढाल वाली ज़मीन है उसके ऊपर इसकी खेती की जाती है। उसके बाद फिफ्थ जो आपको बताना है वो बताना होता है कि इसके लिए मशीन का यूज़ कितना होता है, टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये, यानी लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस फसल के लिए। पत्तियों को तोड़ना, निराई गुड़ाई करना, जो अनवांटेड वीड्स हैं उनको निकालना, घास निकालना, तो बहुत मेहनत वाला काम है। तो मशीनों का देयर इज ए लिमिटेड यूज़ ऑफ मशीन्स, बाद में यूज़ होता है। एंड दिस इज़ ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप, बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। तो ये होगी इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस। ठीक, यहाँ से ये चीज़ें हैं, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बता दिया। उसके बाद बात आती है कि इसके प्रोडक्शन की। तो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, असम है, 53% जो हमारी चाय है वो असम में पैदा होती है। वेस्ट बंगाल 24% जो टी है वो वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस की जाती है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है, वहाँ पे हरी चाय, ग्रीन टी प्रोड्यूस की जाती है। 3-4 हज़ार रुपये पर केजी होगी, लेकिन होती टेस्टी है। पी तो मैंने भी नहीं है, लेकिन अच्छी होती है। ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे। ओके, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन स्टेट्स में भी टी प्रोड्यूस की जाती है। ये तो होगी हमारी टी। अब आते हैं हम कॉफ़ी के ऊपर। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी इज़ ऑल्सो ए बेवरेज क्रॉप, ये भी एक बेवरेज क्रॉप है और प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक, बागानी फसल है, लंबे चौड़े खेत में एक ही फसल को उगाया जाता है, और बेवरेज क्योंकि पीने के काम आती है। और जो कॉफ़ी है उसको भी अगर हम पी लें तो एनर्जेटिक फील करते हैं, हल्का सा नशा हो जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, टी में तो थीन होता है, इसमें होता है कैफीन। क्या होता है? कॉफ़ी कैसे कैफीन, इसमें कैफीन होता है, जिसके कारण इसको पीने से भी हमें हल्का सा नशा हो जाता है। इसका प्लांट भी एक झाड़ी नुमा होता है, झाड़ी की तरह होता है, बुश की तरह होता है, और एक बार अगर उसको लगा दिया तो 25 to 35 ईयर्स तक वो क्रॉप्स प्रोडक्शन अपना देता रहेगा। इसके बॉल्स लगते हैं, बॉल्स मतलब टिंडे कहेंगे, छोटे स्मॉल बॉल्स लगते हैं, उसमें से सीड्स होते हैं, उनको निकाला जाता है, उनको सुखाया जाता है, उनको पीसा जाता है, और बन जाता है हमारा कॉफ़ी पाउडर। ओके, तो ये तो मैं सिर्फ समझ के लिए बता रहा हूँ ताकि मज़ा आए कि एग्जैक्टली होता कैसे। ठीक, तो झाड़ी नुमा प्लांट होता है इसका, एक बार लगा दिया तो ये प्रोडक्शन देता है 25 to 35 ईयर्स तक के लिए। और इसमें बॉल्स होते हैं, उसमें सीड्स होते हैं, उनको निकाल करके सुखाया जाता है, और उससे बनता है हमारा कॉफ़ी पाउडर। और इसमें कैफीन होता है, जिसे हमें पीने से एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारे यहाँ पर रोबस्टा और अरेबिका, दो टाइप की जो वैरायटी है वो प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन मेन जो वैरायटी है वो अरेबिका। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी मेन जो वैरायटी इंडिया में, वो है अरेबिका वैरायटी है, वो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। ठीक, बात करें इसके प्रोडक्शन की, उसके पहले हमें ज्योग्राफिकल कंडीशन की। तो इसके लिए लगभग सेम ही कंडीशन चाहिए। टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये 10 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो आइडियल रहता है, 30 भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक, इतना टेम्परेचर चाहिए। बात करेंगे रेनफॉल की, तो वो 100 to 200 सेंटीमीटर। आप टी के लिए भी सेम ही लिख सकते हो, यानी कि जितनी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जितनी बारिश हो अच्छी बात है। सॉइल की बात करें तो सेम सॉइल इसके लिए बेटर रहती है, लेटराइट सॉइल है उसमें ये ज़्यादा अच्छी होती है क्रॉप।
बात करें इसके लिए लैंड की तो कैसी होनी चाहिए, वो स्लोपी ही होनी चाहिए। सेम इश्यू इसी के साथ है, जड़ों में अगर पानी खड़ा रह जाए तो झाड़ी नष्ट हो जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है। और बात करेंगे लेबर की तो वो भी सेम ही रहेगा। ये भी लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, मशीनों का यूज़ है वो लिमिटेड किया जाता है, क्योंकि निराई गुड़ाई करना, वो उनको तोड़ना, सुखाना, बीज निकालना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव वर्क होता है ये, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटका, जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है कर्नाटका, जो 50% से ज़्यादा कॉफ़ी है वो कर्नाटका में प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉफ़ी के, ठीक। ये हो गया हमारा कॉफ़ी, समझ में आ गया होगा। उसके बाद जूट, बात करें जूट की तो जूट जिसको हिंदी में पटसन बोलते हैं, जूट इज ऑल्सो नोन एज ए गोल्डन फाइबर, इसको बोला जाता है, हिंदी में कहेंगे सुनहरा रेशा, गोल्डन कलर का होता है ये, ठीक। बात करें इसके लिए कंडीशंस की तो ज्योग्राफिकल कंडीशन की, तो जो जूट है उसके लिए चाहिए टेम्परेचर, ये चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। खरीफ की क्रॉप है, टेम्परेचर मतलब इससे ज़्यादा हो तो भी ऐसा नहीं कि सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन आइडियल ये है, ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है। बात करें इसके लिए रेनफॉल की तो इट नीड्स 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर, मोर देन 100 सेंटीमीटर भी लिख देते हो तो चलेगा। उसके बाद सॉइल, तो इसके लिए एलुवियल सॉइल जो है दैट इज़ द बेस्ट वन, एलुवियल सॉइल है वो बेस्ट रहती है इस क्रॉप के लिए, ओके। और बात करें इसके लिए लैंड के लिए तो वो कैसी होनी चाहिए, वो प्लेन लैंड होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर बारिश कम होती है तो इरिगेशन की नीड पड़ेगी, इसके अलावा पानी जितना खड़ा रहे उतना बेटर होता है इस क्रॉप के लिए। उसके बाद बात करें मशीन की, देयर इज ए लिमिटेड यूज ऑफ द मशीन, सो ये भी लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, क्योंकि इसका गूगल पे सर्च करना, प्लांट क्या होता है, एक लंबा सा प्लांट होता है, उसको काटना होता है, फिर उसको पानी में गलाना होता है, फिर उसको बार बार चेंज करना होता है, फिर उसको पीट करके उससे रेशा निकलता है, तो काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, ठीक। तो ये गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और ज्योग्राफिकल कंडीशन की हमने बात कर ली। और ये कैसी क्रॉप है, ये आपकी फाइबर क्रॉप है, रेशे वाली फसल है, रेशा निकाला जाता है ना। अब इससे बनता क्या है, ये जो रेशे वाली है, जैसे कि कॉटन है, कॉटन इज ऑल्सो फाइबर क्रॉप, तो ऐसे ये फाइबर क्रॉप है। इससे बनते आपके जैसे गनी बैग्स होते हैं, बोरे आपने देखे होंगे, वो इसी से बनते हैं। ऐसे जो मैट्स होते हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से तो गायब हो चुके हैं मैट्स, आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो मैट्स होते हैं ब्राउन कलर के, कहीं पे मिड डे मील वगैरह के लिए अगर उनको बिछाया जाता है तो वो मैट्स भी इसी से बने होते हैं। ऐसे जो कारपेट्स होते हैं, रॉप्स होते हैं, लेडीज़ पर्स होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो इसी से बनते हैं, ठीक। तो आपको अगर गनी बैग्स वगैरह मिल जाए तो उसको अगर आप देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा होता है, इसको गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है। प्रोडक्शन की बात करें तो वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, मोर देन 50% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन वो अकेला वेस्ट बंगाल करता है। अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय, यहाँ पर भी जूट है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये होगी हमारी 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। नाउ लेट्स डू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, फसल ऋतु है उसके ऊपर हमें नोट लिखना है। तो इसमें देर आर द 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। सबसे पहले हम रबी की बात करें जो कि विंटर सीजन है। सोविंग मंथ्स होते हैं अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्टिंग मंथ्स है मार्च टू अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो वो है वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, यानी कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ठीक। उसके बाद आ गया आपका खरीफ। खरीफ की बात करें तो खरीफ में सोविंग मंथ्स रहते हैं आपके। सोविंग मंथ्स आर मई, जून एंड जुलाई। हार्वेस्टिंग मंथ्स हैं सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर भी ऐड कर सकते हो आप। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर राइस, मेज, जवार, बाजरा, कॉटन एंड जूट, ठीक। यानी कि चावल, मक्का, जवार, बाजरा, कपास, पटसन, हिंदी में कहें तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। उसके बाद जायद या जेद की बात करें, बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स कोल्ड जेद। इंग्लिश में आप जेद कहोगे, हिंदी में आप इसको जायद कहोगे, ठीक। द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो इस छोटी सी ऋतु में होती है, यानी कि मार्च से लेकर के मई एंड तक चलती है, छोटी सी ऋतु है। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स होती है वो वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, चारे वाली फसलें, ये सब कुछ इसमें बोया जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी। टी के लिए इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होती है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आप टी का इंट्रोडक्शन दोगे। टी इज़ एन इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है एंड इट इज़ ए बेवरेज क्रॉप है, ये एक पेय फसल है, पीने के काम आती है, ठीक। एंड इट कंटेन्स कैफीन, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, इट कंटेन्स कैफीन एंड दैट्स वाई वी फील एनर्जेटिक आफ्टर हैविंग द कॉफ़ी। उसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो टेम्परेचर इट नीड्स 10 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक।
सॉइल की बात करें, लेटराइट सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर टी क्रॉप, इसके लिए लेटराइट सॉइल है वो बेस्ट रहती है। और इसके बाद रेनफॉल की बात करें तो ये 100 to 150 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो इसके लिए आइडियल रहती है। ओके, एक बार फिर से देखिए कि ये आपकी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है, बेवरेज क्रॉप है, इसमें थीन नामक एलिमेंट होता है जिसके कारण टी को पीने से हमें हल्का सा नशा होता है। और ज्योग्राफिकल कंडीशन बताओ कि क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो टेम्परेचर 10 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये सर्दियों में भी खड़ी रहती है और गर्मियों में भी रहती है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होगा तो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आइडियल यही है। सोइल लेटराइट सोइल सेम एज कॉफ़ी और रेनफॉल 100 to 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर इसके लिए आइडियल होती है। ओके, और रेनफॉल के साथ एक ये भी है कि पूरे साल होनी चाहिए, नहीं कि 2 महीनों में निपटा दो। उसके बाद लैंड की बात करें तो इट नीड्स स्लोपी लैंड, स्लोपी लैंड बेस्ट होती है क्योंकि जड़ों में पानी खड़ा रह गया तो झाड़ी नष्ट हो जाएगी। लेबर की बात करें, टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, पत्तियों को तोड़ना, सुखाना, निराई गुड़ाई करना, मतलब जो वीडी साइड है उनको निकालना, खरपतवार है, वीड्स हैं उनको निकालना, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लेबर की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन की बात करें तो असम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, असम 53% के आसपास प्रोड्यूस करता है। देन अदर इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसमें वेस्ट बंगाल है 24%, दार्जिलिंग है यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन टी पैदा की जाती है, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज हमने हिंदी में डिस्कस कर लिए, लेकिन ज़्यादा मैटर नहीं करता, हिंदी या इंग्लिश में जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत मेहनत से एक एक करके ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चंस बनाए आपके लिए, तो उनको देख लीजिएगा, आपका ये चैप्टर एमसीक्यूज आपके एटलीस्ट तैयार हो जाएंगे। और उससे पहले कि 9, 10, 11 नंबर वर्कशीट भी देख लीजिएगा, काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, एक साथ कर लीजिएगा इनको। और इस चैप्टर की अगर बात करें हम वीडियो की, तो 1 शॉट इंग्लिश मीडियम का वीडियो वो विदिन 3-4 डेज आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।